हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरएम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको हम कवर करेंगे। देखिए, इस एनसीईआरटी में हम इसके सारे सेक्शन को कवर करेंगे। 3 सेक्शन में बटी है एनसीईआरटी। पहले की जो एनसीईआरटी थी वो अलग अलग थी, जिसमें हम ओवर पास्ट के नाम से 3 एनसीईआरटी आती थी, जिसमें हिस्ट्री का सेक्शन अलग होता था तीनों का, और ज्योग्राफी का अलग होता था, पॉलिटिकल साइंस अलग होता था। लेकिन वर्तमान में इनको क्या क्या नई एनसीईआरटी में मर्ज कर दिया गया है, जिसमें आपको हिस्ट्री भी यहीं मिलेगा, ज्योग्राफी का सेक्शन भी यहीं है और पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन भी यहीं है। इस तरह से तीनों सेक्शन को मर्ज करके एक कंपाइलेशन बनाया गया है ये एनसीईआरटी। और इस एनसीईआरटी को सीबीएसई में भी लागू कर दिया गया है। एनसीईआरटी ने तो लागू किया ही, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट भी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। साथ ही आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप कोई स्टेट सर्विस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तमाम परीक्षाओं में एनसीईआरटी का महत्व लगातार बना हुआ है और बना रहेगा। तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और 6th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो तो बिल्कुल इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सरल भाषा में। तो इस तरह से हम इसे बहुत अच्छे से करवाने का ट्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा सिलेबस है और इसमें हम सबसे पहले यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, इतिहास की समय रेखा और स्रोत के नाम से। यहाँ से हम ये वाला सेक्शन कवर करेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम हमारी संस्कृति, विरासत और ज्ञान परंपरा, इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद हम गवर्नेंस और डेमोक्रेसी, शासन और लोकतंत्र, इस वाले सेक्शन को हम कवर करेंगे। और फिर इसको, और अंत में हम ज्योग्राफी वाले सेक्शन को कवर करेंगे, जो कि भारत और विश्व के नाम से यहाँ पर दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इतिहास की समय रेखा और इसके सोर्स। सबसे पहले शुरू करने से पहले ईएचकार का ये कोट बहुत जानना बहुत जरूरी है। वर्तमान और अतीत के मध्य एक अनवरत संवाद है इतिहास। वो कहता है कि इतिहास क्या है, वर्तमान और अतीत के मध्य एक अनवरत संवाद है। आज के समय और कल का जो समय है, मतलब आज का जो समाज है और कल का समाज है, इसके मध्य अतीत के आलोक में वर्तमान के समाज को पूर्णतः समझना है। मतलब सिंपल सी भाषा में समझो कि आज का जो समाज है और कल का समाज है, इसके मध्य अतीत के आलोक में वर्तमान समाज को पूर्णतः समझना ही इतिहास है। ये एच.के.आर का मानना था। यह आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का कहते हैं। और ये बिल्डिंग में इतिहास से संबंधित तमाम एविडेंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे ताम्रपत्र हो गए, मूर्तिकला हो गई, आभूषण हो गए, और कुछ ऐसे जो चीज़ें जो हमें इतिहास के बारे में बेहतरीन समझ देती है, वे तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। आज हम इस टॉपिक में ये वाला सेक्शन कवर करेंगे। सब टॉपिक को हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ऐतिहासिक काल की गणना देखो, हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। कई समाज रहे हैं इस दुनिया में, और अलग अलग समाज, अलग अलग सभ्यताओं में समय की गणना अलग अलग तरह से की गई है। लेकिन वर्तमान में इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो ये टाइम स्केल आपको देखने को मिलेगी। देखिए, ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इस टाइम स्केल को बनाया गया है। ये टाइम स्केल में आप जो ब्लू देख रहे हैं, इस ब्लू वाले सेक्शन को हम कहते हैं अरब वर्ष पूर्व। मतलब अरबों वर्ष पूर्व जो चीज़ें हुई थी उसको हमने ब्लू स्केल से बताया है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है, उसका जो ओरिजिन हुआ था वो 4.54 अरब वर्ष पूर्व हुआ था इस स्केल के अनुसार। उसके बाद प्रथम कोशिका आई, इस स्केल में ये बताया गया है। इसके बाद प्रथम कोशिका आई। उसके बाद हमारे वातावरण में ऑक्सीजन का जो उद्भव हुआ वो 2.33 अरब वर्ष पूर्व यहाँ पे हुआ। और इस तरह से जीवाणु जब आया, बैक्टीरिया जो आया, वो भी 1 अरब वर्ष पूर्व आया। तो इस तरह से इस टाइम स्केल को समझेंगे। फिर हम यहाँ देखेंगे आगे कि स्पंज जो फंगी है वो लगभग 700, स्पंज और फंगी है लगभग 700 करोड़ वर्ष पूर्व आया। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं डार्क ब्लू, ये स्काई ब्लू है, और डार्क ब्लू में आप अंतर देखेंगे तो ये डार्क ब्लू क्या है, करोड़ वर्ष पूर्व है। वो पहले अरब वर्ष पूर्व की बात कर रहा था और वर्तमान में ये करोड़ वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो ये 700 के समथिंग, 700 करोड़ वर्ष पूर्व समथिंग ये प्रवाल आए, एटोल आए, और स्पंज कवक दोनों ही आए। आगे हम देखते हैं मछली कशेरुकी का जो उद्भव हुआ वो 500 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। फिर उभयचर कीट की बात करें तो ये भी इसी समय के आसपास रहा। और 300 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर और सरीसृप पृथ्वी पर आए।
ठीक है। इसके बाद जो पक्षी आए वो आपको देखने को मिलेगा 100 करोड़ वर्ष, मतलब 300 करोड़ और 100 करोड़ वर्ष के बीच की जो समय है उसमें पक्षी को देख सकते हैं आप। इसके अलावा मधुमक्खी और फूल जो आए वो भी 100 करोड़ वर्ष पूर्व आए। तो ये हमें इस टाइम स्केल के अनुसार जानना है। अब इंसान कब आया आदि मानव के रूप में? सबसे पहले तो ये 1000 ये सॉरी 1 करोड़ वर्ष पूर्व, 1 करोड़ वर्ष पूर्व इंसान आया। और इसके बाद लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व अग्नि का साक्ष्य आया। और 3 लाख वर्ष पूर्व हम देखेंगे तो होमो सैपियंस के रूप में मानव आया। और 6500 साल पहले लेखन कला का विकास हुआ। इस टाइम स्केल को आप बार बार देखेंगे, इस तरह से समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और जीवन का जो विकास कैसे हुआ पृथ्वी पर इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम देखते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं कि ये जियोलॉजिस्ट है, ये जीवाश्म विज्ञानी है, मानव विज्ञानी है और पुरातत्व विज्ञानी है। ये क्या होते हैं इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम क्या होता है? पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों को समझना। क्या होते हैं भौतिक स्वरूप? जैसे कि मृदा हो गई, पृथ्वी की बनावट कैसी है, संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर क्या है उसका, मृदा, पत्थरों का, पहाड़ियाँ, पर्वत, मैदान, महासागर, ये सभी बातें क्या हैं? पृथ्वी के भौतिक स्वरूप हैं। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये कौन करता है? जियोलॉजिस्ट करता है, भूविज्ञानी करता है। इसके बाद जीवाश्म विज्ञानी कौन होता है? जीवाश्म विज्ञानी का काम क्या होता है? देखो, हजारों करोड़ों साल पूर्व की जो पेड़ हो गए, जो जीव हो गए, जो कहीं ना कहीं पृथ्वी में दबे हुए हैं, उनके बारे में जानना, उनके वे कैसे थे, उनकी क्या बनावट थी, तमाम चीज़ों की जानकारी का काम कौन करता है? जीवाश्म विज्ञानी। मानव वैज्ञानिक काम क्या है? मानव के व्यवहार की जानकारी लेता था वो। मानव समाज संस्कृति के बीच क्या संबंध रहा, आज के समाज से और कल के समाज के बीच, अतीत की तमाम मानव के समाज और संस्कृति का अध्ययन कौन करता था? मानव विज्ञानी। इसके अलावा पुरातत्व विज्ञानी कौन होते थे? तो पुरातत्व संबंधी जो भी अध्ययन करते हैं, जिसमें हम बात करें उपकरण कोई हो गए, घड़े हो गए, मनके हो गए, पौधे हो गए, खिलौने हो गए, हड्डियाँ हो गई, जो भी पुराअवशेष रहे हैं उनकी जानकारी, उनके बारे में अध्ययन कौन करता है? पुरातत्व विज्ञानी। इस तरह से हमने इस सेक्शन को कवर किया। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आज हमारा टॉपिक भी था कि हमें कौन सा टॉपिक कवर करना है। तो इतिहास के समय की गणना किस प्रकार की जाती है? इतिहास के समय की गणना आज के समय में, वर्तमान में पूरे विश्व में सामान्यतः देखा जाए तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज़ किया जाता है। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो आज के टाइम में कौन सा कैलेंडर यूज़ किया जाता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये देखिए आप। और ये ऐसा नहीं कि जो वेस्टर्न कंट्री वही कर रही है, पूरे विश्व में हो रहा है ये, और इसको मान्यता भी प्राप्त है। लेकिन क्या हो रहा है कि अलग अलग जो सभ्यता है, अलग अलग देश हैं, अलग अलग धर्म हैं, वो अपने अपने तिथि पत्रों को भी वरीयता देते हैं। अब तिथि पत्र क्या क्या होते हैं? देखो, हमारा जो इंडिया में बात करें तो विक्रम संवत, शक संवत, ये क्या है? तिथि क्रम है। तो हम अलग अलग तिथि क्रमों को भी वरीयता देते हैं। और इस तरह से मुस्लिम में बात करें, इस्लाम में, तो हिजरी संवत को महत्वता दी गई है। तो इस तरह से ये तिथि संवत होते हैं। ठीक है। अब वेस्टर्न में क्या हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को ही इन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर का आधार माना और कैलेंडर का आरंभ भी यहीं से माना। ठीक है। इस वर्ष से ही आगे के वर्ष को भी गणना की जाती है। एनो डोमिनी कहा जाता है। इसके बारे में हम देखते हैं कि एनो डोमिनी क्या होता है। देखिए कि जो एनो डोमिनी जो होता है, इसको एडी कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि ईसा के जन्म के बाद का जो भी वर्ष हुआ वही एनो डोमिनी कहलाता है। एनो डोमिनी, ईसा के जन्म के बाद के वर्षों को एनो डोमिनी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक बात और जाननी है कि एडी को ही एडी कहो या फिर सीई कहो, कॉमन एरा कहो, ठीक है, एडी कहो या फिर सीई करो, ये सभी एक ही हैं। एडी करो या कहो या फिर सीई कहो, ये कॉमन एरा हो या फिर एनो डोमिनी हो, इसी को ईसा के जन्म के बाद का समय कहा जाता है। लेकिन एक बात और जाननी पड़ेगी आपको, मैं यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल से समझा देता हूँ कि ये टाइम स्केल आप देख रहे हैं, ये टाइम स्केल है। इसमें ईसा के जन्म को हमने एक माना, ठीक है, इसमें हमने ईसा के जन्म को एक माना। इस टाइम स्केल में हम देख रहे हैं, इसमें ईसा के जन्म को हमने एक माना, ठीक है। अब यहाँ से आज क्या चल रहा है? 2025। आज क्या चल रहा है? 2025।
तो ईसा के जन्म से आज का जो कितने वर्ष हो गए, लगभग 2025 वर्ष हो गए ईसा के जन्म के बाद से। तो आज हम ऐसे कह सकते हैं कि ईसा का जन्म कब हुआ था, 2025 वर्ष पूर्व हुआ था ईसा का जन्म। ठीक है, एक बेसिक समझ है। और इसे ही क्या कहा गया, यहाँ पे देखेंगे आप, इसे ही कहा गया एन्नो डोमिनी। क्या कहा गया, एडी कहा गया। ठीक है, ये बेसिक समझ है आपको समझाने के लिए। एन्नो डोमिनी कहा गया, एडी कहा गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ईसा का जन्म वर्ष हमने क्या माना, एक, और यहाँ से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ वो 560 ईसा पूर्व कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, BCE। BC को बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ईसा पूर्व का जो जन्म है उससे 560 ईसा पूर्व किसका जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध का, और इसे क्या कहा गया, ईसा पूर्व कहा गया। ठीक है, तो इसे अंग्रेजी में क्या कहा गया, BCE। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो आपने देखा ही कि मैंने आपको समझाया 2025, जो कि ईसा के जन्म से आज तक का जो समय है वो 2025 कहा जाता है। तो इस तरह से इसकी गणना की जाती है। ठीक है, विश्व में एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि शैल चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य 40,000 BC के समय प्राप्त हुए थे। देखिए, ये शैल चित्रकारी की बात कर रहा है। विश्व में शैल चित्रकारी के पहले साक्ष्य कब मिले, 40,000 सामान्य संवत पूर्व, जिसको BCE कहा गया। इंग्लिश में आप BCE कह सकते हैं। हालांकि इस किताब में पहली बार इन चीज़ों का प्रयोग किया गया है। पहले कभी इतिहास में इस तरह की बातें प्रयोग नहीं की गई थी, लेकिन अभी सामान्य संवत पूर्व का हमारे NCERT में प्रयोग किया गया है। पहले तो सभी किताबों में BCE या फिर BC के रूप में जो भी है डिनोट किया जाता था। हिमयुग का जो टाइम स्केल आप देखें तो 40,000 सामान्य संवत पूर्व से 14,000 सामान्य संवत पूर्व तक का जो समय है वो हिमयुग के नाम से जाना जाता है। इसे भी याद रखेंगे आप। तो यहाँ एक बात और समझ लेंगे कि जो सामान्य संवत पूर्व है वो BCE है। ठीक है, इसको बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर सामान्य संवत कहा जाए, अगर सिर्फ सामान्य संवत कहा जाए तो इसको क्या कहेंगे, AD माना जाएगा, एन्नो डोमिनी या फिर CE कॉमन एरा। ठीक है, ये दोनों ही आपको याद रखना है। इस किताब में सारी बात लिखी हुई है, लेकिन मैंने बहुत सरल भाषा में समझाने की आपको कोशिश की है। देखिए, एक और टाइम स्केल हमारे सामने आती है। इस टाइम स्केल को देखिए, इसमें कहा गया है कि 12,000 सामान्य संवत पूर्व का जो समय था वो अंतिम हिमयुग का अंत माना जाता है। क्या माना जाता है, अंतिम हिमयुग का अंत माना जाता है, 12,000 सामान्य संवत पूर्व का समय। इसके बाद ये टाइम स्केल में हम देखते हैं कि 10,000 सामान्य संवत पूर्व, और प्रथम स्थायी निवास और कृषि का आरंभ कब माना गया, 8,000 BCE, जिसको सामान्य संवत पूर्व कहा था। आप BCE कह सकते हैं या सामान्य संवत पूर्व भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तांबे के प्रथम धातु कर्म का आरंभ कब हुआ, तो 4,000 BC। BC को क्या कहेंगे, सामान्य संवत पूर्व कहेंगे। और इसके बाद हम कहेंगे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का जन्म कब हुआ, तो 2000 BCE। ठीक है, और ईसा का जन्म कब हुआ, तो हमने देखा ही है कि एक जो स्केल है हमने इसको एक को ईसा का जन्म का आधार माना। ठीक है, बुद्ध का जन्म 560 ईसा पूर्व हुआ था, BC हुआ था। और अपन वर्तमान में किस काल में है, तो हम वर्तमान में इस काल में हैं 2000 सामान्य संवत में, और यही 2025 यहाँ पे लागू हो गया है। और सदी कौन सी है हमारी वर्तमान, 21वीं सदी है। ठीक है, और सहस्त्राब्दी पूछ ले आपको, तो सहस्त्राब्दी भी मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन सहस्त्राब्दी तीसरी सहस्त्राब्दी में हम देख रहे हैं, तीसरी। ठीक है, अभी वर्तमान में तीसरी शताब्दी है सहस्त्राब्दी, और शताब्दी कौन सी, 21वीं। ठीक है, थोड़ा सा आगे जानते हैं इसके बारे में और डिटेल में, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए, ये आपको पिक्चर दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे अतीत और वर्तमान। ठीक है, तो अतीत, वर्तमान और भविष्य, इनके ये टाइम स्केल दी गई है। इस टाइम स्केल में आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 560 सामान्य संवत पूर्व माना गया है। सामान्य संवत पूर्व मतलब BC, बिफोर कॉमन एरा। तो ईसा का जन्म हमने 1 माना, तो यहाँ से 560 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद ईसा के जन्म से ये 2000 का जो सहस्त्राब्दी आया, ये 2 सहस्त्राब्दी हो गई। ठीक है, तो 2000 तक का समय, और 2001 से लेकर अभी तीसरी सहस्त्राब्दी चल रही है। ठीक है, और भविष्य में जो आगे गर्त में क्या समय है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ तक हम
इसको टाइम स्केल देख रहे हैं कि 2000 के बाद किस तरह से चीज़ें 2000 से 3000 सहस्त्राब्दी आएगी, फिर पृथ्वी कितना समय तक अपने अस्तित्व में रहेगी ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन इस तरह से टाइम की गणना की जाती है। अब देखो सहस्त्राब्दी क्या होता है। शताब्दी और सहस्त्राब्दी में अंतर थोड़ा सा देख लेते हैं। शताब्दी और सहस्त्राब्दी, शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 वर्षों का टाइम पीरियड। क्या होता है, 100 वर्षों का टाइम पीरियड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। वर्तमान में हम जैसे बात करें कि हम कौन से शताब्दी में हैं, तो हम कहेंगे 21वीं सदी में हैं हम। सदी या शताब्दी एक ही होता है। वर्तमान हम कौन सी सदी में, 21वीं सदी में। और कब शुरू हुई 21वीं सदी, तो हम कहेंगे कि 2001 से लेकर वर्तमान तक हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, ठीक है। और ये कब ख़त्म होगी, तो ये 2100 जब पूरा हो जाएगा तब 21वीं सदी ख़त्म हो जाएगी और फिर 22वीं सदी लग जाएगी, ठीक है। ये होगा शताब्दी का कॉन्सेप्ट, आप समझ गए होंगे आई थिंक। अब सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी क्या होता है। सहस्त्राब्दी का मतलब होता है 1000 वर्षों का जो टाइम पीरियड होता है उससे क्या कहा गया, सहस्त्राब्दी। और इसे कैसे देख सकते हैं, तो वर्तमान में बात करें हम, तो वर्तमान में हम कौन सी सहस्त्राब्दी में हैं, तो तीसरी सहस्त्राब्दी में है, ठीक है। वर्तमान में हम कौन सी सहस्त्राब्दी में हैं, तो तीसरी सहस्त्राब्दी में है, ठीक है। और सहस्त्राब्दी को कैसे गिनेंगे हम, तो जैसे हम बात करेंगे 2000 चल रहा है, 2000 चल रहा है, अभी 2025 में हम हैं और 2000 का सहस्त्राब्दी चल रही है, तो 2000 से 3000 की जो समय होगा इसे क्या कहेंगे, सहस्त्राब्दी। 1000 वर्षों का समय को सहस्त्राब्दी कहा जाता है, ठीक है। और अभी हमने तीसरी सहस्त्राब्दी को कवर चल रहे हैं उसके अंदर और कवर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमने सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की दोस्तों। अब अगला पार्ट हम कल लेके आएंगे। आज तक हमने जो पढ़ा है उसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए। इन एमसीक्यू क्वेश्चन को आप करेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सारा हमने पढ़ाया उसी के आधार पर एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखिए, इतिहास में प्रश्न पहला क्या है, इतिहास में समय की गणना किस आधार पर की गई है, तो काल गणना के आधार पर की गई है, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग सबसे पहले अधिक कहाँ हुआ, तो ये कहाँ हुआ, विश्व भर में हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं स्पेशल वेस्टर्न में हुआ, ऐसा नहीं है, सभी जगह हुआ। ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग सभी जगह हुआ। इसके अलावा ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है, तो 1 ईस्वी से माना जाता है। ईसाई कालगण का आधार किस घटना को माना जाता है, तो ईसाई कालगण का आधार ईसा मसीह के जन्म को माना जाता है। एडी का मतलब क्या होता है, अन्नो डोमिनी, याद रखेंगे, अन्नो डोमिनी। अन्नो डोमिनी का अर्थ क्या हुआ फिर से, तो ईसा के जन्म के बाद का समय कहा जाता है। कॉमन एरा क्या है, कॉमन एरा को सी कहा जाता है, याद रखेंगे। सी का अर्थ क्या हुआ, कॉमन एरा। बीसी का अर्थ क्या हुआ, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। बीसी का अर्थ क्या हुआ, मैंने पहले ही बताया, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। अगला प्रश्न है, भारतीय कालगणना पद्धति क्या है, तो देखो भारतीय कालगणना पद्धति है जो अपनी तिथि पत्र के अनुसार हम बात करें तो विक्रम संवत भी है हमारे पास, शक संवत भी है और हिजरी संवत भी है। ये दो हिंदू परंपरा में चलते हैं और हिजरी संवत मुस्लिम परंपरा में चलता है, इसे तीनों ही सही हो गए, ठीक है। अगला देखते हैं, विक्रम संवत का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है, तो 57 ईसा पूर्व, मतलब ईसा का जन्म हम एक मानते हैं तो इससे 57 वर्ष पूर्व, ठीक है। शक संवत का प्रारंभ किस वर्ष माना जाता है, तो 78 ईस्वी को माना जाता है, ठीक है, और ईसा पूर्व मानेंगे। और गुप्त संवत का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है, तो गुप्त संवत का प्रारंभ 3020 ईसा माना जाता है। शताब्दी से संबंधित बात अगर पूछ ले प्रश्न में, तो वही शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 वर्षों का कालखंड को शताब्दी कहा जाता है। तो यही आंसर आपने देखा। 21वीं सदी किस वर्षों के बीच है, तो मैंने बताया कि 2001 से लेकर 2100 तक का जो समय है उसे 21वीं सदी कहा जाता है। बात करते हैं 20वीं शताब्दी किन वर्षों के बीच रही, तो 1901 से 2000 के बीच रही 20वीं शताब्दी। भारतीय पंचांग किस आधार पर चलता है, तो अगला प्रश्न है, सौर और चंद्र के आधार पर चलता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर कुल कितने महीने का होता है, तो 12 महीने का होता है। लीप वर्ष फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो 29 वर्ष होते हैं, याद रखेंगे। ईसा मसीह का जन्म लगभग किस स्थान पर हुआ था, तो बेथलहम में हुआ था। तो तमाम एमसीक्यू हमने कर लिए, इस पूरे अध्याय को हमने अच्छे से कवर किया है। इसको बार बार देखेंगे आप,
इसके आगे हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे यही टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे और चलेगा। इस तरह से हम इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत का पार्ट 2 लेके आएंगे। तो लगातार बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।